कुछ देर पहले रॉकी के भाई ने युवराज रुद्रदेव, शांति देवी और उसके साथ साथ रॉकी को, जिसका आकार इस वक्त कुत्ते के जितना बड़ा था, उन लोगों को बचाने के बाद वो लोग आकर एक जगह पर रुक गए थे। जब वो लोग रुके तो रॉकी का भाई भी उनके पास पहुंच गया था और उसके बाद रॉकी के भाई ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, क्यों भाई, तेरा साइज कैसे छोटा हो गया? रॉकी के भाई ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा और उसके बाद वो रॉकी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब सिद्धार्थ ने रॉकी के चक्कर में उसके ऊपर बिजली गिराई थी। रॉकी अपने भाई के सामने एक कीड़े के जैसा लग रहा था। अपनी हद में रह और ये बता, तूने हमें बचाया क्यों? रॉकी ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, ये सही सवाल किया भाई तूने कि मैंने तुम्हें बचाया क्यों। ये सवाल मुझे अच्छा लगा। इतना कहते हुए रॉकी का भाई बैठ गया था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और युवराज रुद्रदेव उनकी बातें सुन रहे थे। शांति देवी कंफ्यूज खड़ी हुई थी। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर में ये केन वुल्फ यहाँ कैसे आया। हालांकि शांति देवी को ये बात पहले से पता थी कि रॉकी एक केन वुल्फ है, लेकिन उन्होंने अभी रॉकी का असली साइज नहीं देखा था। तो सही सही जवाब भी दे दे, रॉकी ने तुनकते हुए कहा। भाई है तो मेरा, और इसके अलावा तेरी मौत पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते हुए रॉकी के भाई ने अपना मुंह रॉकी की तरफ करके खोल दिया था। रॉकी का साइज उसके भाई के मुंह के बराबर ही दिखाई पड़ रहा था। तो तूने मुझे मारने के लिए बचाया है? रॉकी ने अपने भाई की तरफ देखते हुए सवाल किया। ऐसा ही समझ ले, रॉकी के भाई ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा। चल देखते हैं कि कौन किसे मारता है। इतना कहकर रॉकी ने जैसे ही अपने भाई के ऊपर छलांग मारनी चाहिए और उसके भाई ने उसके ऊपर अपना पंजा मारना चाहा कि दोनों हवा में ही लटक गए थे। युवराज रुद्रदेव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें हवा में ही रोक दिया था। उन दोनों का शरीर स्थिर हो चुका था। वो चाह कर भी अपना शरीर हिला नहीं पा रहे थे। उनको हवा में रोकने के बाद युवराज रुद्रदेव उनकी तरफ बढ़ गए और उनके पास जाते हुए बोले, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम दोनों के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे सामने आपस में लड़ो। बल्कि अगर चाहो तो मेरी मदद करके अपने बीच के विवाद को सुलझा सकते हो। युवराज रुद्रदेव ने रॉकी और उसके भाई के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, आपकी मदद? कैसी मदद चाहिए आपको? रॉकी के भाई ने युवराज रुद्रदेव से सवाल किया। मुझे सिद्धार्थ को ढूंढना है, युवराज रुद्रदेव ने अपनी बात रखते हुए कहा। और जब उन्होंने सिद्धार्थ को ढूंढने की बात कही तो रॉकी का भाई 1 मिनट के लिए चौंक गया था। और जब उसने युवराज रुद्रदेव से और ज्यादा बारीकी से सवाल किए तो युवराज रुद्रदेव ने इंद्रनगर के बारे में बताते हुए रॉकी के भाई के सामने सारी बात रख दी थी। और जब रॉकी के भाई को युवराज रुद्रदेव के माध्यम से ये बात पता चली कि सिद्धार्थ कोई जादूगर नहीं है, बल्कि एक राज्य की रक्षा का जिम्मा उसके सिर पर है, तो वो युवराज रुद्रदेव की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। युवराज रुद्रदेव को जब ये बात कंफर्म हो गई कि रॉकी का भाई उनकी मदद करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने दोनों को आजाद कर दिया था। और उसके बाद जब रॉकी के भाई ने युवराज रुद्रदेव को ये बताया कि सिद्धार्थ राजस्थान में है, तो युवराज रुद्रदेव समेत सारे लोग एकदम से चौंक गए थे। उन्हें रॉकी के भाई की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने? इतना कहते हुए युवराज रुद्रदेव रुके और रॉकी के भाई की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? मेरा नाम तो किसी ने रखा ही नहीं, रॉकी के भाई ने जवाब दिया। क्यों, सिद्धार्थ ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? युवराज रुद्रदेव ने रॉकी के भाई से सवाल करते हुए कहा। नहीं, वो सिर्फ दुश्मनों के नाम रखता है जिसने अतीत में उसका नुकसान किया हो। इतना कहकर रॉकी के भाई ने युवराज रुद्रदेव के पास खड़े अपने भाई रॉकी को एक सरसरी निगाह से देखा, मानो वो ये कहना चाह रहा हो कि रॉकी सिद्धार्थ का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ, रॉकी के भाई की बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव ने कहा। और उसके बाद शांति देवी की ओर देखते हुए बोले, चाची, इसका कोई नाम सुझाइए। मुझे शैंकी अच्छा लगता है। रॉकी और शैंकी, ये दोनों नाम मिल भी रहे हैं, शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव से कहा। और युवराज रुद्रदेव ने भी उनके सुझाव पर सहमति जता दी थी। रॉकी के भाई का नाम अब शैंकी हो गया था। रॉकी के भाई को अपना नाम खासा पसंद आया था, इसलिए उसने भी नाम पर अपनी सहमति जता दी थी। आप इससे कुछ कहने जा रहे थे युवराज? रॉकी ने युवराज रुद्रदेव को वो बात याद दिलाते हुए कहा जो उन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी थी। हाँ, तो शैंकी, ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि सिद्धार्थ राजस्थान में है?
युवराज रुद्रदेव ने शैंकी की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि राजस्थान जाने में मैंने ही उसकी मदद की थी अपने दोस्तों के साथ। इतना कहते हुए शैंकी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। अब रॉकी समेत युवराज रुद्रदेव और शांति देवी की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वो ये बात जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि आखिर शैंकी ने सिद्धार्थ की मदद कैसे की थी। इधर युवराज रुद्रदेव शैंकी के साथ सिद्धार्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सिद्धार्थ गुल्लू के साथ बैठा हुआ अनिकेत से मिलकर देवयानी को ढूंढने के बारे में चर्चा कर रहा था। इस समय सिद्धार्थ के माथे पर न सिर्फ देवयानी को ढूंढने की चिंता सता रही थी, बल्कि उसके साथ साथ उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी, जिसमें उसके पिता की बिगड़ती तबीयत, उसका पीछा किया जाना, ईटानगर में हुआ एक्सीडेंट और मीडिया के हिसाब से फरार चल रही इस्मा मुख्य थी। उसके दिमाग में कहीं न कहीं इस्मा भी समाई हुई थी। वो अपने पिता को यहाँ लेकर आ तो गया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं इस्मा ने उसके पिता को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। अभी सिद्धार्थ इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर भीखू भैया लिखा हुआ था। भीखू ने जब सिद्धार्थ के लिए फोन लिया था तो उसने सिद्धार्थ के फोन में अपना नंबर सेव कर दिया था। इसका फोन है। सिद्धार्थ का फोन बजते देखकर उसके बगल में बैठे गुल्लू ने सवाल किया, भीखू भैया फोन कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया और उसके बाद फोन उठा लिया था। हाँ भीखू भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? सिद्धार्थ ने फोन उठाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, चोट तो लगी ही हुई है, लेकिन ठीक हूँ मैं। भीखू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। सुनकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा। और इससे पहले वो आगे कुछ और कहता कि तभी भीखू ने सिद्धार्थ से करीब आधे घंटे पहले बुद्धा मार्शल आर्ट्स में घटी घटना का जिक्र कर दिया था। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, भीखू ने सिद्धार्थ से कहा। कहिए भैया, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ, तुम्हें दो लोग ढूंढते हुए बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर आ गए थे और गुरु द्रोण से उनकी मुठभेड़ भी हो गई थी। भीखू ने सिद्धार्थ को बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर घटी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा। और जब सिद्धार्थ को भीखू ने बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर घटी घटना के बारे में बताया तो सिद्धार्थ एकदम हैरान रह गया था। उसने भीखू से डिटेल्स में बताने के लिए कहा और फिर भीखू ने सारी बात सिद्धार्थ को बता दी थी। इसी बीच भीखू ने जैसे ही शांति देवी का नाम लिया कि सिद्धार्थ एकदम से ठिठक गया था। क्या कहा आपने भैया? शांति देवी? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। चूंकि भीखू ने शांति देवी और युवराज रुद्रदेव को आपस में बातें करते हुए सुना था, इसलिए उसे वहीं से शांति देवी का नाम मालूम पड़ा था। हाँ, शांति देवी, वो आपके गांव का भी नाम ले रही थी, भीखू ने सिद्धार्थ को जानकारी देते हुए कहा। और उनके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ समझ गया था कि ये उनके गांव की ही शांति चाची हैं। अरे वो मेरी चाची हैं भीखू भैया, सिद्धार्थ ने चहकते हुए कहा। क्या? सिद्धार्थ के मुंह से ये खुलासा सुनने के बाद भीखू एकदम से चौंक गया था। हाँ भैया, वो मेरी चाची हैं। शायद उन्हें पता लगा हो कि मैं बुद्धा मार्शल आर्ट्स में हूँ, इसलिए वो मुझसे मिलने आई हो, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी चाची कैसे हो सकती है? भीखू ने सिद्धार्थ से कहा। क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सवाल किया। क्योंकि उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी, भीखू ने सिद्धार्थ से कहा। और ये सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से झटका खा गया था। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी भीखू भैया, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा। अरे नहीं यार, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, रुको मैं एक पिक भेजता हूँ उनकी, जो मैंने चुपके से क्लिक की थी। इतना कहकर भीखू ने फोन काट दिया था। भीखू के फोन काटने के बाद सिद्धार्थ पिक आने का वेट करने लगा था कि तभी कुछ देर के बाद पिक आ गई थी। सिद्धार्थ ने झट से वो पिक डाउनलोड की और जब उसने पिक को देखा तो एक पल के लिए सच में उसके होश उड़ गए थे। पिक तो उसकी शांति चाची की ही थी, लेकिन उनकी उम्र सच में 30 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। ये सब युवराज रुद्रदेव के द्वारा की गई जादुई बारिश का कमाल था। तभी उसकी निगाह शांति देवी के बगल में खड़े युवराज रुद्रदेव के ऊपर गई, जिन्होंने गोली का रूप धारण किया हुआ था। और जब सिद्धार्थ ने गोली को देखा तो एक पल के लिए वो फिर से सकते में आ गया था। ये रिया मैडम का नौकर गोली शांति चाची के साथ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि सिद्धार्थ का रिया के घर कई बार आना जाना हुआ था और वो अब तक जितनी बार रिया माथुर के यहाँ गया था उसे गोली नहीं नाश्ता और खाना दिया था, इसलिए सिद्धार्थ ने उसे झट से पहचान लिया था। सिद्धार्थ अभी उस पिक को देखकर अपने मन में पॉसिबल इंसिडेंट्स बना ही रहा था कि तभी गुल्लू की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी।
क्या हुआ सिद्धार्थ भाई? क्या भेज दिया भीखू भैया ने जिसे देखकर तुम इतना परेशान हो गए हो? अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी गुल्लू मियाँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपना फोन गुल्लू की तरफ कर दिया था। और जब गुल्लू ने भी शांति देवी और गोली को देखा तो वो भी हैरान हो गया था। सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था ये बात तो गुल्लू को नहीं पता थी, लेकिन गुल्लू को किसी नए खतरे के आने का एहसास हो गया था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि पारस को कोई और भी ढूंढने आया था और उसने ही शांति देवी और गोली को अपने वश में किया हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों सिद्धार्थ को ढूंढते हुए बुद्धा मार्शल आर्ट्स पहुंच गए थे। इधर सिद्धार्थ और गुल्लू शांति देवी और गोली की पिक को देखकर हैरान हो गए थे और उधर दूसरी तरफ शांति देवी गोली का रूप धारण किए हुए युवराज रुद्रदेव समेत रॉकी के भाई शैंकी के सामने हैरान चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उन सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर शैंकी को ये कैसे मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ राजस्थान में है और उसने अपने दोस्तों के साथ उसकी राजस्थान जाने में कैसे मदद की थी। तुमने मदद की थी? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? शैंकी की बात सुनकर रॉकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद शैंकी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और उसकी आंखों के सामने उस रात घटी घटना का नजारा चलता चला गया था जब शैंकी सिद्धार्थ से आखिरी बार मिला था। आखिर क्या था उस रात का सच जिस दिन शैंकी मिला था सिद्धार्थ से? और क्या शैंकी ने सच में की थी सिद्धार्थ की राजस्थान जाने में मदद, या फिर शैंकी रॉकी को फंसाने के लिए बोल रहा है झूठ? और क्या करेगा अब सिद्धार्थ शांति देवी और गोली की पिक को देखने के बाद? क्या ये है उसके युवराज रुद्रदेव से मिलने के बारे में संकेत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।